बात आपको बोलनी थी कि उसके अंदर जो कल वाली टेस्ट है उसके अंदर फिजिक्स जो क्वेश्चन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे उस पे मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस नए बुक से दिए हुए हैं। ठीक है, जबकि आपका पढ़ा हुआ पुराना बुक है तो आपके लिए मसला नहीं है। पुराने और नए में आपके लिए फर्क नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फर्क नहीं होता। तो कल वाले भी किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, उनको महसूस नहीं हुआ कि किसी ने नहीं कहा कि फिजिक्स आउट ऑफ सिलेबस थी। ठीक है, इसलिए कि फिजिक्स सारी एक जैसी होती है। एक चीज ऐसी थी जो बच्चों ने नोट नहीं की, वो ये थी कि उनमें एक वेक्टर का क्वेश्चन था और बच्चों को महसूस नहीं हुआ कि वेक्टर का क्वेश्चन है। उन्होंने, क्योंकि नए बुक के अंदर जो वेक्टर है ना वो मोशन इन वन डायमेंशन के साथ में, तो शायद बुक वाले के पास नया बुक था तो उसने वेक्टर समझा कि वो चैप्टर है तो वेक्टर भी होंगे, और पुराने आपने जो पढ़े उसमें वेक्टर जो है वो अलग है, तो उसने वेक्टर से भी एक क्वेश्चन दे दिया। बच्चों को महसूस नहीं हुआ क्योंकि पढ़ा हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये अभी नए सिलेबस में फर्स्ट ईयर में आ गए, और तकरीबन एक हफ्ते के बाद मैं फर्स्ट ईयर वालों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करूंगा। तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, आप उसको अटेंड कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो आपके है, कोई चीज चेंज नहीं है, तो वो आप उसमें से जो है वो कर लीजिएगा, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन भी हो जाएगी, और ऊपर से जो है वो आपका नया बुक भी हो जाएगा। फिर रहेगा सिर्फ दो चैप्टर्स आपके, एक वर्क है और दूसरा मोशन इन वन डायमेंशन है। तो वर्क जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके बुक में, वो वर्क का चैप्टर ज्यादा है, इनका कम है, इसलिए आपके उसमें असर नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज होगी तो मैं एंट्री टेस्ट की क्लासेस में एक्सरसाइज उसकी करवा दूंगा नए बुक की आपको। और जो मोशन इन वन डायमेंशन है या प्रोजेक्टाइल है वो सब कंबाइन कर दिए एक ही चैप्टर के अंदर दे दिए, तो रोटेटरी मोशन थोड़ा ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लिंक आपको दूंगा, क्योंकि रोटेटरी मोशन वगैरह तो हो गए हैं, वो फिर एंट्री टेस्ट के अंदर आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ये जो भी होगा नए बुक का। लेकिन क्योंकि रोटेटरी मोशन के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ऐसी दी गई है जो आपकी पढ़ी हुई नहीं, थोड़ा ज्यादा दिया गया है। 4 और 5 चैप्टर को मिला के दिया गया, आपके पुराने बुक के हिसाब से 4 और 5 चैप्टर को मिला के एक बड़ा चैप्टर बनाया गया है जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। ठीक है, तो वो पढ़ लेंगे। तो कहने का मकसद ये था, सब सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मसला नहीं होगा क्योंकि वो आपका है ही, वैसे भी आपका न्यू सिलेबस ही है, तो पढ़ते रहे। और दूसरी बात कि जो सिलेबस दिया जाता है जरूरी नहीं है कि वही उससे रिलेटेड चीजें पढ़े। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि जैसे बायो के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एनिमल्स के लिए भी है, और वही सेम टॉपिक जो होता है वो प्लांट्स के लिए भी। तो जैसे कल कुछ बच्चे कह रहे हैं कि प्लांट्स वाले आए थे, आउट ऑफ सिलेबस है ये वो, तो वैसा टॉपिक एनिमल्स का होगा तभी वो आए होंगे। तो इसलिए थोड़ी बहुत जो रिलेटेड चीजें हैं ना उनको देख लें। अभी आपके पास टाइम है, सिलेबस में शेयर कर दूंगा पीएमडीसी का, उसको आप देख के देखिए उसमें क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा निकले। एक मकसद, एक सर्किल के अंदर घूम रहे हैं ना, उस सर्किल से निकले थोड़ा बाहर। एक वही चीज कि सेल्फ कुछ नहीं है, बस टीचर डिपेंडेंट, अगर टीचर ने कहा तो ये करना है, ये नहीं कहा तो ये नहीं करना है, इन चीजों से निकले, थोड़ा एक्टिव बने, एक अपना रोल बनाए। आपका तो कोई रोल नहीं रहा है अब तो, ठीक है ना, एक स्टूडेंट बने, अपना एक अपना रोल बनाए, अपनी हैसियत बनाए।
मुझे सच में मैं देख रहा हूँ इस आपकी पेज में अनफॉर्चुनेटली इतनी मुझे एक्टिविज्म नजर नहीं आई है। एक स्टूडेंट बने ना, स्टूडेंट नहीं बन पाया अभी, पता नहीं क्यों। एक एक दायरे के अंदर घूम रहे, उससे अगर कोई चीज बाहर जाती है तो रुक जाते हैं। ऐसे नहीं करें, आगे निकले इन चीजों से। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचे है। ठीक है बेटा, जो हमारा ने किया था बेटा, पता नहीं जो है वो यहाँ पे हमने किया था, फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी किया था ना बेटा। देखिए बेटा, हमने बातें नहीं करे बेटा, हमने जो है वो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बेटा जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ भी इसको कहा जाता है। और ये एम्पियर्स लॉ से चार्ज टू मास रेशियो नहीं पढ़ा ना, चार्ज टू मास रेशियो भी रहती। तो बेटा देखें, जो जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो जो है वो फाइंड किया था, और चार्ज टू मास रेशियो को फाइंड करने का मकसद क्या था, वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। पहले चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड करके आए थे ना बेटा, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वाला क्रॉस ई और बी का केस कर लिया था। अब देखिए, जो कोई भी चार्ज पार्टिकल, मैंने उसमें आपको फार्मूला ड्राइव करवाया होगा कि अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल है, वो किसी भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, तो उसके तीन चांसेस होते हैं। या तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा, या तो वो अनडिफ्लेक्टेड गुजरेगा। उसकी मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा, अगर स्पीड बहुत ज्यादा कम है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा, और अगर स्पीड ई अपॉन बी के रेशियो के बराबर है तो वो अनडिफ्लेक्टेड और अनडेविएटेड गुजरेगा। अब हम देखते हैं कि इस चीज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को पहले हम करते हैं कैलकुलेटिंग स्पीड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल की स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सपोज करें मैं इसका इलेक्ट्रॉन का ले लेता हूँ। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं मेयर करना चाहूँ। ठीक है, तो इसके लिए जैसे अल बीटा पार्टिकल होता है, आपको भी पता है कि बीटा पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जब बीटा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है और हम चाहते हैं कि उस बीटा पार्टिकल की स्पीड हम मेयर करें, तो इसी मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम एक लेते हैं फिलामेंट बेटा। ये जे जे थॉमसन ने इस्तेमाल किया था बेटा, दोनों चीजें जो मैंने पहले भी आपको बताई, ये भी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके लिए एक फिलामेंट इस्तेमाल किया जाए। फिलामेंट क्या होता है बेटा, आपने देखा है कि जो हीटर होता है, हीटर के अंदर वायर नहीं लगी होती, जिसको हम करंट देते हैं तो वो गर्म होती है और उसमें से हीट पैदा होती है। ठीक है, तो इसी तरह से बल्ब आपने देखा है, एक शीशे वाला बल्ब होता है, उसमें पतला सा एक जो है वो फिलामेंट लगा। फिलामेंट के आगे एक मेटल की बेटा पीस लगा होता है। ये मुझे याद नहीं कौन सा मेटल है, एक पर्टिकुलर मेटल हम रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इस फिलामेंट को बेटा करंट देते हैं, और फिलामेंट को जैसे ही हम करंट देंगे तो फिलामेंट जो होता है वो गर्म होता है। यहाँ से हम इसको करंट देंगे
करंट इसमें जाएगा। फिलामेंट हीटर का जैसे एलिमेंट आपने देखा है गर्म होता है ना, इस तरह से फिलामेंट गर्म, और फिलामेंट के गर्म होने की वजह से इसके आगे जो मेटल की प्लेट होती है ना, मेटल की प्लेट गर्म होती है, और मेटल की प्लेट गर्म होने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अब ये सपोज करें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो यहाँ पे एक प्लेट रखी जाती है। इस तरह से एक प्लेट होती है जिसके सेंटर पे होल होता है बेटा। इसको, प्लेट को हम देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। अब इस पॉजिटिव पोटेंशियल का काम क्या होता है बेटा, और इसके सामने यहाँ पे आप कह लें कि यहाँ पे एक शीशे की स्क्रीन लगाते हैं बेटा। ये बेटा शीशे की स्क्रीन होती है, इस तरह से स्क्रीन लगाते हैं, और इस स्क्रीन के ऊपर हम एक पाउडर लगाते हैं, जैसे बेरियम प्लाटिनोसाइनाइड होती है, कैल्शियम टंगस्टेट होता है, और आपके पास जो बुक में एक पर्टिकुलर एक लिखा हुआ है, मुझे वो याद नहीं है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये एक पाउडर की तरह से एक सब्सटेंस होता है, और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब उसके ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल लगेगा ना, तो उसमें फ्लोरेसेंस, चमक पैदा हो। ठीक है ना, जैसे हम लोहे के ऊपर मारे तो एक हल्की सी जो है वो एक उसमें से स्पार्क पैदा होता है, इसी तरह से। ठीक है, अब सपोज करें हमने थर्मियोनिक इमिशन की। थर्मियोनिक इमिशन का मकसद है कि जब फिलामेंट गर्म होता है तो गर्म होने से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, आप कहेंगे कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हीटिंग बेटा, गर्म करने से इलेक्ट्रॉन के निकलने के अमल को हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, सामने हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, तो ये पॉजिटिव प्लेट इनको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। काइनेटिक एनर्जी वर्क के बराबर होती है, और वो होती है Q इंटू V के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसको कहा जाता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। याद रखिएगा, आगे ये सब चीजें काम आएंगी। इसको हम कहते हैं एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का मकसद है ऐसा पोटेंशियल जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे, और वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी उसकी बड़े गेन करे, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इसको कहा जाता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत तेजी से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आते हैं, लेकिन प्लेट में होल होता है, और इस होल में से ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जो है वो इस तरह से यहाँ पे आके लगते हैं, और जहां पे आके लगते हैं इलेक्ट्रॉन, वहां पे फ्लोरेसेंस पैदा होती है, और हमें पता लग रहा होता है कि अब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को मार्क कर देते हैं ओ। इस पॉइंट को कैसे मार्क किया जाता है, तो पहले ये अरेंजमेंट करके इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करवाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट करवा के उनको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन सीधे, बिल्कुल सीधे आके स्क्रीन के ऊपर जहां पे टकराते हैं, हमें पता लग जाएगा, रोशनी का हल्का सा स्पॉट होगा, हमें पता लग जाएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर रहे हैं, वहां पे हम मार्क कर देंगे ओ इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर हम ये करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस फार्मूले से भी मेयर की जा सकती। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है,
तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी, तो v हो जाएगी अंडर रेडिकल 2 EV अपॉन m। ये फार्मूला भी लगा सकते, लेकिन ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मेयर करने के लिए हम तो लगा सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी है, क्योंकि ये पोटेंशियल से एक्सीलरेटेड है। लेकिन जे जे थॉमसन नहीं कर सकता था। जे जे थॉमसन क्यों नहीं कर सकता था? इसलिए कि जे जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड मेयर करना चाहिए थी, उस वक्त मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं था। इस फार्मूले के अंदर जब तक मास ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल आपको पता नहीं होगा, तब तक इस तरह से निकले हुए चार्ज पार्टिकल की स्पीड को आप मेयर नहीं कर सकते। जे जे थॉमसन ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। अब इसके लिए जे जे थॉमसन ने, क्योंकि जे जे थॉमसन का मसला इलेक्ट्रॉन के साथ, अब वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्यों मेयर करना चाहता, उसका रीजन भी आपको जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के अंदर बताता हूं। लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता था? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेयर करने की जरूरत क्यों पेश है? ठीक है ना। तो वो आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पेश है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जब आता है, जब ये फार्मूला आप नहीं लगा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, जे जे थॉमसन ने इसके लिए एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढा। उसने क्या किया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भेजे, इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हैं। अब सपोज करें इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते में मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अब सीधा जाएगा? इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या इलेक्ट्रॉन अब ओ के ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वेलोसिटी इधर है, परपेंडिकुलर है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो सीधा जा रहा था, उसने डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन अब, जो पहले फ्लोरेसेंस जो स्पार्क यहाँ पे पैदा हो रहा था, जे जे थॉमसन ने देखा अब यहाँ पे पैदा हो, अब वहां पे इलेक्ट्रॉन ने जाना छोड़ दिया। ओ पॉइंट वो पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन सीधा जाके वो पॉइंट पे लग रहा था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाएगा। जे जे थॉमसन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन अब ओ के ऊपर नहीं जा रहे, वो उससे नीचे आ रहे, क्योंकि ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज होती तो क्या होती? पॉजिटिव चार्ज होती तो वो ऊपर चली जाती। नेगेटिव चार्ज है तो वो नीचे आ रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होता? ऊपर चली जाती। ठीक है। तो मीन्स उसका स्पॉट जो है वो उसमें शिफ्ट आ जाएगी। और वो शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगी बेटा? ये स्पॉट की जो शिफ्ट है, इसको याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम के अंदर यूज होती है। इसको कहा जाता है, मेरे ख्याल में ए कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो स्पॉट की शिफ्ट है, इस शिफ्ट को क्या कहा जाता है बेटा? इसको ए कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो नीचे आ जाता, और अगर प्रोटॉन होता तो वो ऊपर चला जाता। ठीक है। अब ये ज्यादा शिफ्ट आएगी या कम आएगी, किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक इसकी स्पीड पे, अगर स्पीड ज्यादा होगी ज्यादा शिफ्ट आएगी, क्योंकि आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, रोटेट कर रहा है इस तरह, डिफ्लेक्ट कर रहा है। और दूसरा डिपेंड करेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक, सपोज करें जे जे थॉमसन ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई की, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन ने शिफ्ट ले ली ए। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट पे आ रहा है उसको इसने मार्क कर दिया कि ये पॉइंट कौन सी है, ओ डैश है। ठीक। अब इसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगी रहने दी।
मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसने जो है वो कांस्टेंट नहीं रखी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रखी कि पहले शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रखी। ठीक है, इस तरह से इसने दो प्लेट्स लाई, यहाँ पे ये दो प्लेट्स ले आया बेटा, यहाँ पे ये दो प्लेट्स लेके आया, एक प्लेट को वो पॉजिटिव कर रहा था और एक प्लेट को वो नेगेटिव कर रहा था। तो इसका मतलब है अब पहले इलेक्ट्रॉन बगैर किसी फील्ड के सीधा जा रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास दूसरी फोर्स भी लगना शुरू हो गई। ठीक है, सपोज करें मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है 2 न्यूटन। ठीक है, सपोज करें, क्योंकि मैंने सपोज किया है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखी गई, वीक, और मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा थी और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कम है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स अगर 10 है, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर 2 है, तो भी इलेक्ट्रिक फोर्स ने मैग्नेटिक फोर्स को क्या किया होगा, कैंसल तो किया होगा, और कैंसल होने की वजह से इसकी डिफ्लेक्शन कम हो गई। इसने देखा कि डिफ्लेक्शन कम हो गई। ठीक, इलेक्ट्रॉन ओ डैश से ऊपर चला गया, मींस डिफ्लेक्शन का, और डिफ्लेक्शन कम किसने की है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती गई, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती गई। 2 थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई। इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती गई, मैग्नेटिक फोर्स को क्या करती गई, कैंसल करती गई, और ये स्पॉट जो है वो वापस ऊपर जाने लगा। अब इसने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू आती है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी असल पोजीशन पे आ गए। अगर इलेक्ट्रॉन दोनों फील्ड्स के होते हुए अपनी असल पोजीशन पे वापस आ गया, इसका मकसद है न वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है, न वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है फिर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों फोर्सेस जो है वो बैलेंस है और इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड गुजर रहा है। तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू और बी की वैल्यू को पुट करके वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मेजर कर, इसने देखा ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड और इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अनडिफ्लेक्टेड गुजरता है, तो आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मिल जाएगी, और इस तरह से इसने स्पीड कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से ये स्पीड भी कैलकुलेट हो जाती है और इसमें इसका रेडियस भी कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ पे जब डिफ्लेक्ट होती है तो इसका रेडियस बढ़ता है, और ये जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं बी। तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, इसका जो रेडियस होगा ये होता है बी स्क्वायर अपॉन 2a। इसका रेडियस भी इसने मेयर करने का तरीका देख लिया, और इसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करने का इसने तरीका ढूंढ लिया। ठीक है, आजकल ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते, आजकल ये भी कर सकते हैं। आजकल रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए ये तरीका यूज करने की जरूरत ही नहीं। आजकल हमारे पास डिवाइसेस है, विल्सन क्लाउड चेंबर है, और भी मॉडर्न CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी है। उसमें इजीली हम इलेक्ट्रॉन का पाथ देख सकते हैं, इधर उधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका विजिबल पाथ कर देते हैं। मॉडर्न तो हमारे पास डिवाइसेस हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन जब जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की स्पीड और रेडियस फाइंड करने का की जरूरत पड़ी, तो जे थॉमसन के पास न स्पीड मेयर करने के लिए कोई डिवाइस था, और न ही जे थॉमसन के पास रेडियस मेयर करने के लिए डिवाइस था। तो उसने ये टेक्निक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की जो टेक्निक है, उसको इस्तेमाल करके रेडियस भी फाइंड कर लिया, और इसको इस्तेमाल करके इसने जो है वो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड कर लिया। क्योंकि इंशाल्लाह इसको
कल डिस्कस, ठीक है? आ जाए।